तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक जय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी होता है जो कि रस्सी के सहारे लटका रखा होता है। उसके नीचे कुछ ज़ॉम्बीज़ रखे होते हैं और उसके सामने कुछ लोग होते हैं जो कि जियांग शियोंग हमारे एमसी का नाम है उसमें हंस रहे होते हैं। और उनमें से एक लड़की होती है जो कि जियांग को कहती है, जियांग शियोंग अब तुम्हारे सभी फ्रेंड्स मर चुके हैं, क्या तुम्हारी लाइफ मीनिंगलेस नहीं है। फिर जियांग अपने फ्रेंड्स को याद करके सोचने लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही तुमने ये सब हुआ है। तभी हमारा एमसी चिल्लाता है और कहता है कि इविल वुमेन, तुम एक मिजरेबल डेथ डिजर्व करती हो। ये सुनकर वो लड़की एक आदमी से चिपकती है और कहती है, जरा उसे देखो तो वो उन पर दोबारा से गुस्सा कर रहा है। फिर वो आदमी बोलता है कि चलो उसे धीरे धीरे टॉर्चर करते हैं ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो सके। फिर वो एक बटन ऊपर करते हुए हमारे एमसी से कहता है कि हम तुम्हें सप्लाईज के लिए थैंक यू कहेंगे, अब हम हमारी जिंदगी कुछ और महीने आराम से जी सकते हैं। फिर वो बटन क्लिक कर देता है। उसके बटन क्लिक करते ही जियांग नीचे गिर जाता है और उस पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बीज उसे खाने लगते हैं। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है कि कोई जिंग ली शुक्शंग, अगर मेरे पास जीने का एक और चांस होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देता। फिर सीन चेंज होता है और हमें एपोकलिप्स से पहले की चीजें दिखाई जाती हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि कोई जिंग ही होती है। वो जियांग शियोंग से कह रही होती है, जियांग शियोंग तुम क्या कहना चाहते हो, तुमने हाउस की डीड्स में मेरा नाम क्यों नहीं ऐड किया। फिर जियांग सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एपोकलिप्स से पहले वाले टाइम में रिबॉर्न हो चुका हूँ। मैं अपनी पिछली लाइफ में कोई जिंग के जाल में फंस गया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था और मैं होमलेस हो गया था। और फिर एपोकलिप्स हुआ, मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए और मैं फाइनली एपोकलिप्स को सर्वाइव कर चुका था। मैंने कुछ सेफ जोन से बना लिए थे, पर किसे पता था कि ये कोई जिंग जो कि मेरी सिंपैथी जीत चुकी थी वो एनिमे के द्वारा भेजी गई थी। फिर आगे कोई जिंग बोलती है कि पूरे 400,000 ब्राइड प्राइस, एक पैनी भी कम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ब्राइड प्राइस वो होता है जो कि एक शादी में लड़के वाले लड़कियों को देते हैं। आगे कोई जिंग बोलती है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। जियांग को कोई जिंग पर गुस्सा आ रहा होता है, पर जियांग सोचता है कि अभी वो अचानक से कुछ भी नहीं कर सकता। कोई जिंग उस पर चिल्लाई रही होती है कि जियांग उसे घर से बाहर निकालता है और कहता है कि ठीक है तुम अब जाओ। फिर कोई जिंग एक शॉक में आके सोचती है कि ये जियांग ऐसा कब हो गया, ये तो मेरा वफादार हुआ करता था। फिर जियांग अंदर से गेट बंद करता है और टाइम की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि अभी सिर्फ एक ही महीना बचा है, मुझे एपोक्लिप्स के लिए तैयारियां करनी चालू कर देनी चाहिए। फिर जियांग के सामने एक सिस्टम टास्क आता है जो कि एपोक्लिप्स की प्रिपरेशन के लिए होता है। उसमें दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली होती है कि जियांग को एक लैंड खरीदना है और दूसरी होती है कि उसे 1 साल की रिसोर्सेज कलेक्ट करनी है। अगर जियांग इन दोनों को कंप्लीट करता है तो जियांग को पूरे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर जियांग सिस्टम में एक स्टोर खोलता है जो कि होता है सिस्टम स्टोर। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि 20 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट्स ऐसे अलग अलग पॉइंट्स में प्राइस होते हैं उनका। फिर जियांग ये सब देख के सिस्टम को क्लोज करता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर वो सोचने लगता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में कोई जिंग के ब्राइट प्राइस के लिए एक एक पैनी तक इकट्ठा कर रहा था, इसलिए वो पूरा बर्बाद हो चुका था और उसके पास कुछ नहीं बचा था। फिर जियांग फोन निकालता है और सोचता है कि एक मंथ में ज़ॉम्बीज़ हर जगह हो जाएंगे तो टाइम रहते मुझे अच्छा खाना खा लेना चाहिए। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और काफ़ी महंगा खाना मंगवा लेता है। वो उसे खाता है और एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर वो जानवरों की तरह ठूसने लगता है और तभी उसके मोबाइल रिंग करता है। उसके मोबाइल पे कोई जिंग के एक फ्रेंड का कॉल आ रहा होता है। तभी वो फोन पिक करता है और कोई जिंग का फ्रेंड जियांग पे चिल्लाने लगता है, जियांग शियोंग तुम अपने आप को क्या समझते हो, अगर तुम कोई जिंग को अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं दे सकते तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे प्यार करते हो। फिर वो कहते हैं कि कोई जिंग तो तुम्हें बस टेस्ट कर रही थी और तुम उसमें ही फेल हो गए। अगर तुम 1 मिलियन युआन और अपने हाउस की डीड्स लेके आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। फिर जियांग उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे टेस्ट कर सकते हो। ऐसा कहकर वो फोन काट देता है और आराम से बैठ जाता है। फिर वो सिस्टम टास्क के बारे में सोचने लगता है कि उसे एक लैंड खरीदना है। वो उसके ऊपर एक फोर्ट्रेस बनाएगा जो कि पानी के नजदीक हो और सभी रिसोर्सेज के नजदीक हो ताकि वो एपोक्लिप्स से बच सके। फिर जियांग जाता है कुछ ब्रोकर्स के पास। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि जियांग को कहती है, हेलो सर, आप यहाँ पे हाउस रेंट करने आए हैं या खरीदने आए हैं। जियांग बोल ही रहा होता है और तभी वहाँ का मैनेजर आ जाता है और वो उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो लड़की मैनेजर को कहती है कि मेरे पास यहाँ पे एक क्लाइंट आया है। तभी वो मैनेजर उस लड़की के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, मैंने जो तुम्हें सिखाया था क्या तुम वो भूल चुकी हो, क्या तुम्हें कोई सेंस नहीं है, अपने काम पे वापस जाओ। एक गरीब लूजर जो कि इतने सस्ते कपड़ों में यहाँ आया है वो एक टॉयलेट भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ये कौन सा क्लाइंट है। तभी जियांग मैनेजर से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, लोगों को अपने से नीचा मानते हो। फिर वो मैनेजर कहता है कि मैं लोगों को नहीं, तुम जैसे कुत्तों को अपने से नीचा मानता हूँ। अगर तुमने एक टॉयलेट भी बाय कर लिया तो वो लिटरली शिट खा के लाइव स्ट्रीम करेगा। फिर जियांग कहता है, ठीक है तुमने अब ये कह ही दिया है ना, मैं तुम्हें एक गर्म और फ्रेश शिट ला के दूंगा। उसके साथ ही जियांग अपना कार्ड निकालता है और उस लेडी को कहता है कि मैं यहाँ पे कोई घर किराए पे लेने के लिए या कोई घर बेचने के लिए नहीं आया हूँ,
मैं आज यहाँ पे लैंड खरीदने के लिए आया हूँ। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो ये बात सुनकर पूरे हैरान रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कौन आ गया। फिर वो लेडी जियांग को रिस्पेक्ट के साथ कहती है कि यहाँ ये मैं आपको सभी डिटेल्स वगैरह दे देती हूँ। और वहाँ खड़ा मैनेजर सोचता है कि कह तो कोई भी सकता है, पर जब पे करने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। मुझे लगता है कि तुम उस लैंड के लिए पैसे नहीं जुटा पाओगे। फिर वो लेडी जिहांग को जगह देखने के लिए कहती है, पर जिहांग कहता है कि मुझे कुछ जगह नहीं देखनी, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी जगह मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे तुम मुझे वो दिखा देना। फिर जिहांग अपनी रिक्वायरमेंट्स बताने लगता है। वो कहता है कि उसे कोई ऐसी जगह चाहिए जो पहाड़ों के पास हो, पानी के पास हो और उसके ऊपर कोई फैक्ट्रीज वगैरह हो तो अच्छी बात है। फिर वो लेडी कोई ऐसी जगह सोचने लगती है जो जिहांग की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे। फिर पीछे से मैनेजर आके जिहांग को इस डिस्ट्रिक्ट में एक लैंड की सजेशन देता है। फिर वो लेडी चौंक कर मैनेजर से कहती है, इस डिस्ट्रिक्ट क्या आप द टी सिटी लैंड की तो बात नहीं कर रहे? वहाँ पे तो अनफिनिश फैक्ट्रीज है और वो बेची भी नहीं जा सकती। पर फिर मैनेजर अपना दोबारा से कहने लग जाता है कि क्या फायदा है, ये तो कुछ भी खरीदने तो आया नहीं है, ये दिक्कतें करनी है इसने। पर जी हाँ, मैनेजर को इग्नोर करता है और उस लेडी से पूछता है क्या इस डिस्ट्रिक्ट वाला लैंड उसकी सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। लेडी बोलती है कि हाँ, वो लैंड आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है, पर वहाँ पे कुछ अनफिनिश फैक्ट्रीज हैं। फिर जियांग सोचने लगता है कि अगर वो ये लैंड ले लेगा तो उसका काफ़ी पैसा और टाइम बचेगा, क्योंकि वहाँ पर जो अनफिनिश फैक्ट्रीज हैं वो उन्हें फोर्ट्रेस में डेवलप कर देगा और वहाँ पे डिफेंसिव सिस्टम बिछाना उसे के लिए इजी रहेगा। जियांग उस लैंड को फाइनल करता है और उस लेडी से कहता है कि क्या अब हम पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। वो लेडी जियांग से दोबारा पूछती है, क्या आप ये अनफिनिश फैक्ट्रीज वाला लैंड लेना चाहते हैं? वो जियांग बोलता है कि हाँ, मैं ये लैंड लेना चाहता हूँ और जल्दी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स करते हैं ताकि कोई जल्दी से भूख खा सके। जियांग वो पेमेंट कर देता है। मैनेजर के हाथ में बिल होता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, पूरे 300,000 युआन कोई अनफिनिश फैक्ट्रीज वाले लैंड पे इतने पैसे कैसे खर्च कर सकते? जियांग मैनेजर की टांग खींचते हुए कहता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें एक सुपर चैट जरूर करूंगा। फिर पीछे से दो पर्सन आते हैं, जिनमें से एक अपना फोन निकाल के लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है और दूसरा मैनेजर से पूछता है कि आज मेरा पेट खराब है, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वो फ्रेश होएगी, खाना चाहोगे? तभी हमें सिस्टम टास्क दिखाया जाता है जिसमें से ऑन अ पीस ऑफ लैंड एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। फिर जियांग सोचने लगता है कि उसने अपने सभी ब्राइट प्राइस के पैसे तो लैंड पर खर्च कर दिए, तो उसे एक साल के रिसोर्सेज यानी खाने पीने सामान और सप्लाईज के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। जियांग जा ही रहा होता है कि उसको एक पर्सन क्रॉस करता है और ये एपिसोड की स्टार्टिंग वाला पर्सन ही होता है। वेल, इसका नाम ली जुक्शियांग होता है। वो जियांग की तरफ देख के सोचता है कि जियांग सायोंग ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो आगे बढ़ता है और उस मैनेजर को देखता है जिसे कुछ लोग जबरदस्ती पूप खिला रहे होते हैं। ये देखकर ली बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है कुईजिंग पे और उसके पास ली का फोन आता है। वो फोन पिक करती है और फोन पिक करते ही ली चिल्लाने लग जाता है, कुईजिंग क्या तुम्हें पता है जियांग आज ई स्टेट कंपनी में आया था लैंड खरीदने के लिए। कुईजिंग ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है क्या लैंड खरीदने के लिए, और उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? लियो से आगे बताता है कि उसने 300,000 युआन की डाउन पेमेंट की है और वो उसे बताता है कि ये पैसे पक्का ब्राइट प्राइस के होंगे। कुईजिंग कहता है क्या ब्राइट प्राइस, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे यूज करने की? ले कुईजिंग से कहता है कि इतना गुस्सा मत करो और जियांग से जाके पूछोगे क्या चल रहा है। कुईजिंग इसके रिप्लाई में बोलती है कि उससे मैं क्या ही पूछूं, उसने मेरी मनी यूज कैसे की, मैं उसे ऑनलाइन एक्सपोज करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जियांग पे और वो अभी भी वही सोच रहा होता है कि वो सरप्राइज के लिए कहां से पैसे लाए। तभी वहां कुईजिंग आती है और उसका गेट जोर जोर से खटखटाने लगती है। जियांग जब गेट खोलता है तो कुईजिंग उससे पूछती है कि जियांग ये क्या चल रहा है, तुम मेरे पैसे कैसे यूज कर सकते हो? जियांग को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचने लग जाता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। और तभी वो बोलती है कि तुम ज्यादा शातिर मत बनो, मुझे सब पता है कि तुमने मेरी ब्राइट प्राइस की मनी उस लैंड खरीदने में यूज की है, अब वो लैंड मेरा है। जियांग उसे कुछ नहीं कहता और वो अभी भी सोच रहा होता है क्या तुम पागल हो गई हो। तभी जियांग कुछ नोटों की गट्टी निकालता है और उसके कंधे मार के कहता है मेरे पास बहुत पैसा है पर मैं तुम पर 1 सेंट तक खर्च नहीं करूंगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे और ली के अफेयर्स के बारे में पता नहीं है? फिर कुईजिंग सोचने लगते है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसे मेरे अफेयर्स के बारे में कैसे पता लगा। तभी कुईजिंग के साथ में आई लड़की कहती है कि तुम दोनों काम हो जाओ, ये सिर्फ एक कपल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। और इसके रिप्लाई में जियांग कहता है कि ये हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, ये तो उस बुढ़ऊ ली के साथ है। ये कहकर जियांग अपना गेट जोर से बंद कर लेता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हें देखना तक पसंद नहीं। फिर हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुईजिंग और उसके फ्रेंड लिफ्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे कुईजिंग के फ्रेंड उसे कहती है कि कुईजिंग ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्या तुम रियली उस बुढ़ऊ ली के साथ हो? इसके रिप्लाई में कुईजिंग कहती है कि हमने ज्यादा कुछ नहीं, बस रूम ही बुक किए थे। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अब ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमें जल्दी से कोई प्लान सोचना चाहिए। कुईजिंग उसे कहती है हाँ, हम यही कर सकते हैं। फिर हमें उस लड़की के थॉट्स दिखाए जाते हैं। वो सोच रही होती है कि
कुइजिंग, अब तुमने सब चीजें खराब कर ही दी हैं। मैं जिहांग के लिए होल्ड बैक नहीं करने वाली हूँ। आफ्टर ऑल हम एक अच्छी बहनें जो हैं, और वो ये कहकर मन में ही हंसने लगती है। यानी कि वो सोच रही होती है कुइजिंग और जिहांग की रिलेशनशिप तो अब खत्म हो जाएगी और अब वो जिहांग के साथ रिलेशनशिप में आके उस लैंड पर अपना कब्जा कर लेगी। फिर सीन जिहांग पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उन फैक्ट्रीज को डेवलप करवा रहा होता है, उन्हें रेनोवेट करवा रहा होता है। वो बिल्डर से पूछता है कि इन्हें रेनोवेट करने में कितना टाइम लगेगा। इसके रिप्लाई में बिल्डर बोलने लगता है कि वॉल्स को मजबूत करना, गार्ड टावर्स बनाना, बार्ब्ड वायर बनाना, ग्लास प्रूफ डोर बनाना और टेम्पर्ड ग्लास बनाने में, ये कहकर वो रुक जाता है और जिहांग से पूछता है कि यंग मैन, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने किस कंट्री की फोर्स को छेड़ लिया है। वो ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि जिहांग काफी तगड़ी सिक्योरिटी बनवा रहा होता है। इसके रिप्लाई में जिहांग कहता है कि तुम्हारे लिए ये जानना कोई मायने नहीं रखता, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। बस मुझे इतना बता दो कि ये सब कुछ 1 महीने में करने में कितने पैसे लगेंगे। बिल्डर कहता है कि दोस्त, ये सब 1 महीने में नहीं हो सकता। इसके रिप्लाई में जिहांग कहता है कि अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो और भी बहुत लोग हैं जो कि ये काम 1 मंथ में कर सकते हैं। फिर बिल्डर कहता है कि बॉस, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरा मतलब था कि इसके लिए बस थोड़े से रुपए और लगेंगे। फिर जिहांग कहता है कि तुम बस मुझे बताओ कि कितने पैसे लगेंगे, मैं दे दूंगा। फिर बिल्डर बोलता है कि 20 मिलियंस लगेंगे, पर तुम्हें 5 मिलियन युआन पहले डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जिहांग कहता है कि मैं तुम्हें पैसे 1 हफ्ते में दे दूंगा, बस तुम अपना काम स्टार्ट कर दो। ये सुनकर बिल्डर थोड़ा हिचकिचाने लगता है, पर जिहांग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे जरूर दे दूंगा, अगर नहीं दिए तो ये पूरी जमीन तुम्हारी होगी। और ये सुनकर बिल्डर मान जाता है। फिर जिहांग के पास वो लड़की आती है जो हमें कुइजिंग के साथ दिखाई गई थी। वो जिहांग के पास आके कहती है, ब्रदर जिहांग। जिहांग उसकी तरफ देखकर कुछ समझता नहीं है। तभी वो जिहांग से चिपकती है और पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसे देखकर जिहांग गुस्से में आ जाता है और अपने मन ही मन में उसे ग्रीन टी बिच कहता है। वो सोचने लगता है कि उसकी पिछली लाइफ में कुइजिंग और उसने उसे स्कैम कर दिया था, पर इस बार तुम्हें उसका पे बैक मिलेगा। ये सोचकर जिहांग उससे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है कि ब्रदर जिहांग, क्या ये लैंड तुम्हारा है? इसकी सीनरी काफी अच्छी लग रही है, आप यहाँ पे कोई विला वगैरह बनाने की सोच रहे हो क्या? जिहांग उसकी बातों में नहीं उलझता है और अपना हाथ उससे छुड़वाता है और कहता है, मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है, इस लूजर जिहांग को आज हो क्या गया। नॉर्मली अगर मैं इसे टच तक कर देती तो ये पागल हो जाता, पर आज तो मैंने खुद से शो ऑफ कर दिया और ये ऐसे बिहेव कर रहा है। ये कहकर जिहांग आगे चला जाता है और वर्कर्स को ढंग से काम करने के लिए कहता है। पीछे से ये अंदर ही अंदर गुस्सा करती है और सोचती है कि मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकती। अब कुइजिंग और जिहांग के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करूंगी तो ये लैंड मेरा हो जाएगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिहांग अपने घर पे होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने इस घर पे 3 मिलियन युआन का लोन ले लिया है, पर ये तो कंस्ट्रक्शन साइट का पहला फेज भी नहीं पूरा कर पाएगा, क्योंकि पहले फेज में उसे 5 मिलियन युआन पहले बिल्डर को देने होते हैं। फिर वो आगे सोचता है कि उसे कोई ना कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि वो पैसे और जमा कर सके। फिर वो आगे सोचता है कि रुको, एपोक्लिप्स तो 1 महीने बाद आएगा, अगर मैं इस घर को बहुत से लोगों को सेल भी कर दूं तो भी कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। तभी उसका गेट कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है और कहता है, ओपन द डोर। गेट खोलने के लिए कहता है। जिहांग उसकी आवाज सुन के कहता है कि डैम, ये बुढ़ो दोबारा आ गया। ये मेरे ग्राउंड फ्लोर का पड़ोसी ग्रैंडपा ली है, इसके पास काफी पैसे हैं, इसके पास ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है और अब ये मेरा 3rd फ्लोर बाय करना चाहता है, पर मैंने इस घर को अपना मैरिज होम बनाने का सोच रखा था, इसलिए मैं इसे ये सेल नहीं कर रहा था और तभी से ये मुझ पे डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहा है, जैसे कि मेरे घर के आगे कचरा फैलाना, मेरा डोर लॉक करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ग्रैंडपा ली चिल्लाता है और कहता है कि तुम दोबारा से क्लबिंग कर रहे थे। जिहांग इसके रिप्लाई में कहता है कि बहुत हो गया, मैं कल अपने बेड पे 10 बजे ही चला गया था। ग्रैंडपा ली कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, मैंने तुम्हें अच्छे से सुना था। जिहांग कहता है कि रुको, मुझे पता है कि तुम मेरा घर खरीदना चाहते हो, बहुत हो गया, मैं तुम्हें ये सेल कर दूंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा ली चौंक जाता है और कहता है कि सच में? जिहांग कहता है कि हाँ, पर मेरे पास एक कंडीशन है, मैं तुम्हें 6 महीने तक कोई भी घर नहीं दूंगा और तब तक मैं इस घर में रहूंगा, और उससे पहले तुम्हें मुझे 5 मिलियन युआन देने होंगे ताकि मैं अपने नए घर का मॉर्टगेज फिल कर सकूं। ये सुनकर ग्रैंडपा ली थोड़ा हिचकिचाने लगता है और जिहांग कहता है, ठीक है, अगर तुम अग्री नहीं करते हो तो तुम इसके बारे में भूल सकते हो। ये सुनकर ग्रैंडपा ली चिल्लाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा ताकि तुम पैसे लेकर भाग ना जाओ। जिहांग कहता है कि हाँ ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिहांग मनी मन सोचने लगता है कि बुढ़ऊ, अब तुम वेट करते रहना अपने घर में मरने के लिए। ग्रैंडपा ली के 5 मिलियन युआन और होम लोन के 3 मिलियन युआन मिला के मेरे पास टोटल 8 मिलियन युआन हो जाएंगे। फिर वो सिस्टम टास्क की तरफ देखता है और सोचता है कि अब उसे सिस्टम टास्क कंप्लीट करने की जरूरत है और अब वो 1 साल का सप्लाईज लेने जा रहा है। फिर हमें जिहांग दिखाया जाता है जो कि भाग भाग कर ट्रॉलियां फिल कर रहा होता है। ये देखकर उसके आसपास के लोग सोचते हैं
क्या ये कोई पागल है या फिर मेंटली अनस्टेबल है। और उनमें से एक कहता है कि ये पक्का डूम्सडे रूमर्स में बिलीव करता है। फिर जी हाँ कुछ 10-12 ट्रॉलीज भर लेता है। फिर हमें सिस्टम टास्क दिखाया जाता है जहाँ पे एपोक्लिप्स प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर जी हाँ सोचता है कि उसे एपोक्लिप्स के लिए एट्रीब्यूट्स की काफी जरूरत है, पर प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स का है। फिर जी हाँ कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स बाय कर लेता है और उसमें से एक रिंग निकलती है। उस रिंग के अंदर टाइम स्टॉप होता है और उसमें 500 मीटर क्यूब की जगह है। जियांग ये देखकर खुश होने लगता है और वो कहता है कि अगर इसके अंदर टाइम रुक जाता है तो इसके अंदर ताज़ा खाना रख सकता है जो कि खराब भी नहीं होगा। फिर उसे एक और सिस्टम टास्क मिलता है जिसमें उसे 10 साल की सप्लाईज यानी खाने पीने का सामान एटसेट्रा एटसेट्रा इकट्ठा करने होते हैं और इसके रिवॉर्ड में उसे 20 पॉइंट मिल रहे होते हैं। तभी वहाँ एक इंसान चिल्लाते चिल्लाते आता है और कहता है कि ये इतनी दिक्कत कौन कर रहा है। एंड वैसे ये जीहांग का हाई स्कूल क्लासमेट है, इसका नाम यांग टाओ है। वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जीहांग उसके बारे में बताने लगता है कि यांग टाओ ये उसका हाई स्कूल क्लासमेट था और वो स्कूल के एक बुली जिसका नाम जांग शेंगजी था उसका चमचा था। यांग टाओ एक ऐसा बंदा है जो कि कमजोर को बुली करता है और स्ट्रॉन्ग से डरता है। फिर हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे यांग टाओ जीहांग से पैसे मांग रहा होता है एक प्रोटेक्शन फी के जरिए, पर जीहांग उसे देने से रिफ्यूज कर देता है। आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग टाओ जीहांग से कहता है कि जीहांग शायोंग तुमने ये सामान जहाँ से भी उठाया जल्दी से वहीं रख दो। जिसके रिप्लाई में जीहांग कहता है कि यांग टाओ तुम अभी भी कमजोर लोगों को बुली कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे सामान खरीदने आया हूँ और क्या ये तुम्हारा तरीका है कस्टमर्स को ट्रीट करने का। फिर यांग टाओ जीहांग पे चिल्लाता है कि खरीदने, अगर तुम सच में नहीं खरीदने आए हो तो जल्दी से इनके लिए पे करो। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीहांग के सभी सामान की बिलिंग हो रही होती है। वहाँ पर यांग टाओ लेडी से पूछता है कि टोटल कितने का बिल हुआ। लेडी उसे कहती है कि 56,883 युआन का। यांग टाओ जीहांग की तरफ मशीन करता है और चिल्लाकर कहता है कि अपना कार्ड स्वाइप करो। फिर जीहांग पूरी फॉर्म में आता है और अपना कार्ड स्वाइप कर देता है और मशीन में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है और फिर यांग टाओ वहाँ से जाने लगता है, पर जीहांग उसे रुकने के लिए कहता है। यांग टाओ उससे पूछता है कि अब क्या रह गया। जीहांग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ बहुत रूड हो रहे थे, क्या तुम्हारा हक नहीं है मुझे सॉरी कहने का। यांग टाओ जीहांग पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो, क्या तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। फिर आसपास में खड़े लोग कैमरा निकालते हैं और यांग टाओ को रिकॉर्ड करने लगते हैं। ये देखकर यांग टाओ शांत हो जाता है और जीहांग यांग टाओ से कहता है कि अगर तुमने मुझसे सॉरी कह दिया तो मैं इससे 10 गुना ज्यादा सामान लूंगा। यांग टाओ ये देखकर चौंक जाता है और जीहांग यांग टाओ से कहता है कि तुम मशीन लेकर आओ और मैं तुम्हें अपना बैंक बैलेंस दिखाता हूँ। फिर यांग टाओ जीहांग का बैंक बैलेंस देखता है और वो हैरान हो जाता है, कहता है कि 700,000 युआन। जीहांग उससे दोबारा माफी मांगने के लिए कहता है और यांग टाओ जीहांग से माफी मांग लेता है, उसे सॉरी कह देता है। फिर जीहांग यांग टाओ के पास आता है, उसके सिर पे पैट करता है और कहता है कि फ्यूचर में थोड़ा संभल के रहना। ऐसा बोलकर जीहांग आगे जाने लगता है और पीछे से यांग टाओ जीहांग से कहता है ब्रदर यांग आप इतना सब कुछ क्यों बाय कर रहे हो। जीहांग यांग टाओ से कहता है कि वो तुम्हारे काम की बात नहीं, अपने काम से काम रखो। यांग टाओ जीहांग से कहता है कि सुपरमार्केट में जितना भी सामान है वो इनफ नहीं होगा, क्या तुम्हें एक होलसेलर नहीं चाहिए। इसके बाद जीहांग यांग टाओ की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इस सुपरमार्केट के धंधे में ही हो, क्या तुम मुझे कोई होलसेलर से मिलवा नहीं सकते। फिर यांग टाओ जीहांग को जांग शेंगजी के बारे में बताता है और जांग शेंगजी वही बुली होता है जो कि हमने जीहांग की पास्ट लाइफ में देखा था। आगे यांग टाओ जीहांग से कहता है कि क्या मैं तुम्हें उससे मिलवाऊं। फिर यांग टाओ कुछ टाइम बाद जांग शेंगजी से फोन करता है और कहता है कि मेरे पास एक बड़ा क्लाइंट है। और साइड में खड़ा जीहांग सोच रहा होता है कि यांग टाओ अभी भी जांग शेंगजी के अंडर वर्क करता है, पता नहीं इन्होंने कितनी ब्लैक मनी छाप ली होगी। फिर हमें दिखाए जाते हैं जीहांग और यांग टाओ जो कि एक अलग लोकेशन पे आ चुके होते हैं। फिर एक गाड़ी आती है पूरी स्पीड में और वो जीहांग से कुछ सेंटीमीटर की दूरी में रुक जाती है। जीहांग को ये देखकर गुस्सा आ रहा होता है और तभी जांग शेंगजी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो यांग टाओ से पूछता है कि क्या यही तुम्हारा बिग क्लाइंट है। यांग टाओ कहता है कि ब्रदर सी ये जीहांग शायोंग है, याद आया, वो हमारा हाई स्कूल क्लासमेट था। फिर जांग शेंगजी को जीहांग याद आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये वही है जिसमें थोड़ा घमंड था। फिर जांग शेंगजी जीहांग के कपड़ों को टच करता है और कहता है कि फेक ब्रांड, तुम जैसे लोग खुद को अमीर दिखाना चाहते हो पर तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं होती है। जीहांग उससे कहता है कि ब्रांड मुझे नहीं पता, मैंने तो बस ये एक स्टॉल से ली थी।
फिर जांग यांगटाओ का सिर पकड़ता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा वीक क्लाइंट है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। फिर वो उसे एक लात मारता है और जी हांग कहता है कि लगता है कि तुम मुझे कम समझ रहे हो, पर अगर तुम खुद को देखो तो तुम एक इलिटरेट लूजर हो। फिर उनके बीच थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और जांग जी हांग का गला पकड़ लेता है। जांग बोलता है कि तुमने मुझे इलिटरेट कैसे कहा। इसके रिप्लाई में जी हांग कहता है कि अगर तुम एक स्नोब कहूं तो ठीक रहेगा। फिर यांगटाओ उनके बीच आके उन्हें छुड़वाने लगता है, पर जांग उसे लात मारकर दूर कर देता है। फिर जांग जी हांग से कहता है कि अगर तुमने एक पूरा कार लोड ना लिया तो तुम आज 4 पैरों पे घर पे जाओगे। जी हांग जांग को अपना कॉलर छोड़ने के लिए कहता है और उससे उसका बैंक अकाउंट नंबर मांगता है। वो अपना नंबर दे देता है और वो अपना बैंक अकाउंट देखता है तो उसमें 1 मिलियन युआन ट्रांसफर हो जाते हैं। जांग ये देखकर चौंक जाता है और जी हांग उससे कहता है कि मैं यहाँ पर कोई गेम नहीं खेलने आया हूँ, मैं यहाँ पे 5 मिलियन युआन की गुड्स लेने आया हूँ। फिर जांग जी हांग को अपने साथ आने के लिए कहता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं आज इतना लकी निकलूंगा। अब मेरे पास एक बैच भी पड़ा है जो कि एक्सपायर होने ही वाला है और वो मैं इस फूल को चिपका सकता हूँ। फिर हमें वो तीनों वेयर हाउस में दिखाए जाते हैं और वहाँ पे जांग जी हांग से कहता है कि अगर तुमने ये सब कुछ ले लिया तो मैं तुम्हें इस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा। जी हांग उससे कहता है कि वो तो देखी जाएगी, पहले मुझे गुड्स की क्वालिटी चेक करने दो। जी हांग चीजों को देखता है और कहता है कि सिर्फ बाहर वाली लेयर को छोड़ के अंदर वाली सारी चीजें एक्सपायर होने वाली हैं। जांग थोड़ा हिचकिचाता है और सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये ढूंढ पाएगा कि वो एक्सपायर होने वाला है। आगे वो कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ ले लोगे तो मैं तुम्हें इस पर 50% का डिस्काउंट दे दूंगा। पर जी हाँ, वो ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि इस एक्सपायर होने वाले फूड के लिए मेरे पास कुछ और प्लान्स है। हाँ, मैं ये सब कुछ ले लूंगा और 50% ऑफ में लूंगा, पर तुम्हारी सारी पेमेंट 1 मंथ बाद होएगी। और वैसे जी हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 मंथ बाद एपोक्लिप्स होने वाला था और एपोक्लिप्स में क्या पेमेंट, क्या फूड, क्या कुछ। जांग जी हंग से कहता है कि अगर तब तक ये फूड एक्सपायर हो गया और तुम मुझे पैसे देने से मना कर गए तो जी हंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपना घर तुम पे गिरवी रख दूंगा। फिर जी हंग मुस्कुराता है और कहता है कि कुछ टाइम बाद तो एक्सपायर होने वाला फूड क्या, एक्सपायर्ड फूड भी कीमती हो जाएगा। सांग ये सुनकर कुछ समझता नहीं है और कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। जी हंग कहता है कि तुम ज्यादा कुछ मत पूछो और मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, वहाँ पे ये गुड सप्लाई कर देना। ये कहकर जियांग वहां से चला जाता है और पीछे से जांग सोचता है कि मुझे तो लगा था कि इस लड़के की फैमिली एवरेज है, पर ये तो अमीर निकला बे। फिर सीन शिफ्ट होता है जीहांग पे। वहाँ पे जीहांग ग्रैंडपा ली से अपने घर के पैसे ले रहा होता है। जीहांग ग्रैंडपा ली से पूछता है कि तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो। ग्रैंडपा ली जीहांग को बताता है कि उसकी पोती स्कूल शिफ्ट करने वाली है और इसलिए उसके रहने के लिए हमें घर चाहिए। ये सुनकर जीहांग थोड़ा मस्ती में कहने लगता है कि ओल्ड मैन, तुम काफी ऑनेस्ट लगते हो, तुम मुझे सारी चीजें बता रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं घर का प्राइस बता दूंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा ली पूरा घबरा जाता है और वो कहता है कि मिस्टर जियांग, ऐसा मत करना, हमारी 2 जनरेशन ने जो पैसा बचाया है वो सारा इतना ही है, मैं और पैसा नहीं ला सकता। जियांग कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और ग्रैंडपा ली को थोड़ी शांति मिलती है। पर जियांग सोच रहा होता है कि ये आदमी ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और ये इतना ऑनेस्ट भी है, शायद ये और इसके पोती एपोक्लिप्स में 1 महीने भी सर्वाइव नहीं करेंगी। ये सोचकर जियांग उसे रुकने के लिए कहता है और उससे एड्रेस ले लेता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग अपनी फैक्ट्रीज वगैरह को देखने गया हुआ होता है। वहाँ पे बिल्डर जियांग से सेकंड पेमेंट के बारे में पूछता है, पर जियांग कहता है कि मैं तुम्हें वो जल्द ही दे दूंगा, बस मुझे ये बताओ कि कितना काम हुआ। बिल्डर जियांग को बताता है कि लगभग 70-80% काम कंप्लीट हो चुका है और फैक्ट्रीज को हमने वेयर हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। वो बिल्डर को शाबाशी देता है और जांग को फोन करके सभी चीजें वेयर हाउसेस में डिलीवर करने के लिए कह देता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग के वेयर हाउस में फूड स्टोर हो रहा होता है। शाम तक पूरा फूड स्टोर हो जाता है और इसी के साथ जियांग का टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। फिर जियांग स्टोर में देखता है जहाँ पे कुछ नई चीजें ऐड हो गई होती हैं और वहाँ की तीनों चीजें जियांग की फिजिकल एबिलिटीज को अपग्रेड कर रही होती हैं। जियांग उनमें से एबिलिटी अवेकनिंग सप्लाई बॉक्स बाय कर लेता है और उसमें से जियांग को एक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम होता है माइंड्स आई। इसी के साथ ही जियांग को एक नया टास्क मिल जाता है जहाँ पे उसे खुद को आर्म करना होता है, यानी कि उसे वेपन्स लाने होते हैं, जिसके बदले में उसे 10 पॉइंट्स और रैंडम रिवॉर्ड मिल रहा होता है। जियांग ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि बस यही तो मुझे चाहिए था। हमें जियांग को एक ब्लैक मार्केट में दिखाया जाता है और उसी ब्लैक मार्केट में ली भी होता है जो कि एक ब्रेसलेट के लिए बार्गेनिंग कर रहा होता है। जियांग ली को देखकर समझ जाता है कि वो कोई जिंग को पागल बनाने वाला है एक फेक ब्रेसलेट देकर।
फिर जियांग आगे जाता है और एक नाइफ की शॉप पे रुकता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इससे हार्ड चीजें नहीं है। शॉपकीपर उसे बताता है कि इससे हार्ड हमारे पास कुछ नहीं है और ये नाइफ बहुत शार्प है, अगर तुम्हें और शार्प चाहिए तो इसे खुद कर लो। पर जियांग कहता है कि मुझे इससे भी हार्ड चीजें चाहिए। शॉपकीपर जियांग से पूछता है क्या तुम यहाँ पे बकवास करने आए हो या कुछ लेना भी है। और तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसके बैंक अकाउंट में 200,000 युआन डिलीवर हो जाते हैं। और जियांग अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाकर कहता है कि मैं यहाँ पर मजाक नहीं करने आया, मुझे सच में आइटम्स चाहिए। फिर वो बंदा जियांग को किसी और जगह पर लेकर जाता है और उसे गन्स दिखाने लगता है, पर जियांग को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता और वो सबके लिए मना कर देता है। आगे वो जियांग को उनके स्टोर की बेस्ट गन दिखाता है, पर जियांग उसे भी रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें 200,000 युआन की प्री पेमेंट कर दी है, क्या तुम मुझे ये कबाड़ बेचोगे। वो शॉपकीपर कुछ समझ नहीं पाता है और जियांग से पूछता है कि कैसी प्री पेमेंट। जियांग उसे बताता है कि 10% प्री पेमेंट, यानी कि जियांग उससे 2 मिलियन युआन के वेपन्स लेने आया होता है। ये सुनकर शॉपकीपर जियांग से पूछता है कि भैया आप कौन हो और इतने बड़े ऑर्डर के लिए आप मेरे पास क्यों आए हो। आगे जियांग उससे कहता है कि बस मुझे बता दो कि तुम कर सकते हो या नहीं। वो शॉपकीपर जियांग को रुकने के लिए कहता है और वो जल्दी से डोर लॉक करता है और खिड़की से बाहर देखता है कि कोई है तो नहीं, और फिर जियांग को बताता है कि तुम बिल्कुल सही इंसान के पास आए हो, मैं ये सब चीजें हैंडल कर सकता हूँ, बस मुझे लिस्ट बना के दे दो तुम्हें कौन कौन से वेपन चाहिए। और जहाँ तक ट्रांजैक्शन की बात रही, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ और कल रात तक वहाँ पे पैसे लेकर आ जाना। और वो उसे कैश लाने के लिए कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग जो कि उस जगह को लीव कर रहा होता है और ली जियांग के पास आकर कुछ ऐसी बकवास करने लग जाता है, पर जियांग उसकी बात पे गौर नहीं करता है और वो अपनी माइंड साई एबिलिटी को ट्राई करने का सोचता है। जब वो इस एबिलिटी को यूज करता है तो उस शॉपकीपर के सिर के ऊपर एक ग्रीन मार्क आ जाता है, पर ली के ऊपर एक पर्पल मार्क आता है, यानी कि जो जियांग के लिए ऑनेस्ट होगा उसके ऊपर ग्रीन मार्क आएगा और जो नहीं होगा उसके ऊपर कोई और कलर का मार्क आएगा। फिर जियांग ली से कहता है कि क्या तुमने इन्हीं फेक ब्रेसलेट के जरिए कोई जिंग को बेड तक लाया है। और वे ये सुनकर जियांग पे चिल्लाता है और उसे गालियां देने लग जाता है। वहाँ पे खड़ा शॉपकीपर जियांग से पूछता है कि बड़े भैया क्या तुम इसे जानते हो। जियांग उसे बताता है कि ली उसका एक एनिमी है। फिर वो शॉपकीपर 3-4 लड़कों को बुला लेता है और जियांग से कहता है कि बाकी सब चीजें तुम हम पर छोड़ दो, हम इसे समझा देंगे। जियांग उन्हें ली को बस मारने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग डंडा निकालते हैं और ली की हड्डी बस ले कर देते हैं। वैसे यार ये देख के मजा आ गया। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग के पास वेपन्स आ जाते हैं और उस टास्क के रिवॉर्ड में जियांग को 10 पॉइंट्स मिलते हैं और एक फिजिकल इनहेंसमेंट का पोशन मिलता है और जियांग उसे क्लेम करते ही इंजेक्ट कर लेता है। और जियांग का अगर करंट फिजिकल स्टेटस देखे तो एक नॉर्मल अडल्ट मेल की फिजिकल स्ट्रेंथ 5 होती है और अभी अभी जियांग ने 2 पॉइंट्स का फिजिकल इनहेंसमेंट पोशन लगाया है, यानी कि जियांग की पावर अब 7 पॉइंट्स तक चली गई है। जियांग एक नॉर्मल मेल से 40% ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। फिर जियांग अपनी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करने के लिए फिजिकल इनहेंसमेंट पोशन खरीद लेता है, जिसमें से जियांग को 1 पॉइंट मिलता है, यानी कि जियांग के पास अब टोटल 8 पॉइंट्स हो चुके हैं, जिसके कारण जियांग एक नॉर्मल मेल से 60% ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आगे जियांग अपनी फिजिक को टेस्ट करने के लिए सोचता है और वो एक रॉड उठाता है और उसे जोर से किक करता है। उसकी किक करते ही वो रॉड मुड़ जाती है और वो जिस दीवार में लगती है वो भी टूट जाती है। ये देखकर जियांग सोचता है कि अब तो उसे ज़ॉम्बी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे जियांग अपनी रिंग में सभी वेपन्स को स्टोर कर लेता है और कहता है कि परसों का दिन एपोक्लिप्स का पहला दिन होगा, मुझे और क्या करना चाहिए। जियांग ग्रैंडपा ली की हेल्प करने के लिए सोचता है, इसलिए वो उसके लिए सप्लाईज भेजने के लिए चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग चला जाता है ग्रैंडपा ली के घर पे। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि जियांग के पास ग्रैंडपा ली का एड्रेस कैसे आया तो जल्दी जाकर पिछला एपिसोड देखो। जियांग ग्रैंडपा ली का डोर नॉक करता है और सभी चीजें बाहर निकाल के रख लेता है। जब ग्रैंडपा ली गेट खोलता है और जियांग को देखता है तो वो चौंक जाता है। जियांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियांग कहता है कि मैं सभी चीजें तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले मेरी हेल्प करो ये सब चीजें अंदर लगाने में। और वो दोनों सभी चीजें अंदर लगा देते हैं। वैसे ग्रैंडपा ली थक जाता है पर जियांग नहीं थकता क्योंकि उसके पास 60% ज्यादा पावर है एक नॉर्मल ह्यूमन से। फिर जियांग इधर उधर देखते हुए ग्रैंडपा ली से कहता है कि अब मैं जो भी कहूँ अच्छे से सुनना, ये सब सप्लाईज हैं 6 महीने तक चल जाएंगी और कल से ये दुनिया। ऐसे कहकर जियांग रुक जाता है क्योंकि उसे एक पिक्चर दिख जाती है जिसमें ग्रैंडपा ली और उसकी पोती साथ में होते हैं। जियांग ग्रैंडपा ली से पूछता है कि क्या तुम्हारी पोती का नाम शांशा है। ग्रैंडपा ली बोलता है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। और जियांग ग्रैंडपा ली से पूछता है कि वो अभी कहाँ है। ग्रैंडपा ली उसे बताता है कि वो अब तो स्कूल में ही होगी।
फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शांशा और जीहांग साथ में होते हैं। शांशा जीहांग को बताती है कि उसके ग्रैंडपा की वजह से वो बच पाई है, पर उसको बचाने के चक्कर में उसके ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है, जिससे हमें पता चलता है कि जीहांग के पास्ट लाइफ में शांशा उसकी फ्रेंड थी। फिर जीहांग ग्रैंडपा ली और शांशा को बचाने का सोचता है। वो ग्रैंडपा ली से नए घर में मूव करने के लिए मना कर देता है और उसे बताता है कि कल से ये पूरा वर्ल्ड एक नरक बन जाएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी पोती का स्कूल कुछ नहीं मैटर करेगा, बस मैटर करेगी तो तुम्हारी लाइफ, जो कि तुम्हें लड़कर बचानी पड़ेगी। अब मुझे शांशा के स्कूल का एड्रेस बताओ, मैं तुम दोनों के लिए एक प्लेस अरेंज कर दूंगा जहाँ पे तुम सेफली रह सको। पर ग्रैंडपा ली कुछ समझ नहीं पाता है और जीहांग से पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। जीहांग ग्रैंडपा ली के बारे में सोचता है कि यह आदमी बहुत बुढ़ा है, जो भी मैं कहूँगा इसे कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए जीहांग एक फेक स्टोरी बनाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि अकाल में लोगों की जिंदगी कितनी खराब हो जाती है। उस समय में खाना बहुत कीमती हो जाता है और कल से इस दुनिया में अकाल पड़ने वाला है। ग्रैंडपा ली कहता है कि इतने पीसफुल टाइम में ये सब कुछ कैसे हो सकता है, पर जीहांग उसकी बात को इग्नोर करता है और सभी सप्लाईज अपनी रिंग के अंदर कैप्चर कर लेता है। और जीहांग ग्रैंडपा ली से कहता है कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं और मैं फ्यूचर भी देख सकता हूँ। अगर तुम अपनी पोती के साथ बचना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। फिर वो दोनों चले जाते हैं शांशा के स्कूल में। जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि दो लड़कियां शांशा को बुली कर रही होती हैं। वो दोनों उसे फालतू में मार रही होती हैं और जब ग्रैंडपा ली उनके बीच में आने लगता है तो वहाँ पे 3 लड़के आकर ग्रैंडपा ली को रोक लेते हैं। ग्रैंडपा ली उन लड़कों पर अटैक कर देता है और उनमें से एक लड़का ग्रैंडपा ली के सिर पर एक बैट मारने वाला होता है, पर तभी जीहांग आकर उस बैट को पकड़ लेता है। आगे जीहांग उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और बाकी के 2 लड़के जीहांग पर अटैक कर देते हैं। जीहांग एक का कॉलर पकड़ता है और उसे नीचे पटक देता है, पर दूसरा लड़का नाइफ निकाल लेता है और जीहांग के मारने वाला होता है, पर जीहांग उसका अटैक डॉज करके उसे एक लात मारता है और उसे भी एक अच्छी सी नींद सुला देता है। फिर जीहांग उन 2 लड़कियों के पास जाता है जो कि शांशा को बुली कर रही होती हैं और उनमें से एक लड़की को वो पंच करता है और दूसरी लड़की के नेक पर वो नाइफ रख लेता है और वो काट देता है उसके बाल कटे देखकर वो लड़की रोने लगती है और जीहांग पर चिल्लाने लग जाती है। जीहांग उससे कहता है कि लंबे बाल तुम पर बोझ ही बनेंगे, तुम्हें कुछ दिनों में सब कुछ समझ आ जाएगा, क्या पता छोटे बाल तुम्हारी जिंदगी बचा दें। और ऐसा कहकर वो शांशा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। और फिर वो हमें दिखाए जाते हैं गाड़ी में, जहाँ पे ग्रैंडपा ली शांशा को बता रहे होते हैं कि अब इस दुनिया में अकाल पड़ने वाला है। शांशा कहती है कि ग्रैंडपा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको उन स्कैम कॉल्स पे विश्वास नहीं करना है। और जीहांग उन दोनों को देखते हुए सोच रहा होता है कि शांशा, पिछली लाइफ में तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था, पर इस लाइफ में मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। जीहांग शांशा से कहता है कि हमारे ग्रैंडपा के पास कोई भी स्कैम कॉल्स नहीं आए, जो ये अकाल के बारे में इंफॉर्मेशन है वो मैंने ही दी थी। फिर शांशा जीहांग की ओर देखती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जीहांग शांशा को बताता है कि मेरा नाम जीहांग शायोंग है, तुम चाहो तो मुझे ब्रदर शायोंग कह सकती हो। शांशा बोलती है कि ब्रदर शायोंग, मुझे उन बुली से बचाने के लिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। जीहांग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे वो लोग कुछ दिनों में मर जाएंगे। शांशा जीहांग से पूछती है कि तुम क्या कह रही हो, क्या सच में अकाल पड़ने वाला है। जीहांग कहता है कि नहीं नहीं, कोई अकाल नहीं पड़ने वाला है, बस वो तो मैंने एक स्टोरी बनाई थी ताकि तुम्हारे ग्रैंडपा चीजें इजीली समझ सकें। शांशा ये सुनकर रिलैक्स होती ही है कि जीहांग कहता है बल्कि जो असलियत में होने वाला है वो है एपोकलिप्स। शांशा ये सुनकर शॉक हो जाती है और जीहांग उसे न्यूज चेक करने के लिए कहता है। जब शांशा न्यूज देखती है तो वहाँ पे हमें दिखता है कि एपोकलिप्स के इफेक्ट आने चालू हो गए हैं। शांशा एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के बाइट करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। शांशा जीहांग से पूछती है कि क्या सच में एपोकलिप्स होने वाला है। जीहांग कहता है कि हाँ, एपोकलिप्स सच में होने वाला है और कल एपोकलिप्स का पहला दिन होगा। एक टॉक्सिक गैस बहुत सारे प्रोविंसेस को ढक लेगी और जिसमें से हमारी प्रोविंस बी भी होगी, और उस गैस के कारण काफी सारे ह्यूमन ज़ॉम्बीज में तब्दील हो जाएंगे, और जब ज़ॉम्बीज दूसरे ह्यूमंस को खाएंगे तो वो ह्यूमंस भी मरने के बाद ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें ज़ॉम्बीज के बारे में तो पता ही होगा। शांशा कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर ये कुछ ज्यादा अनबिलीवेबल लग रहा है। जीहांग कहता है कि बस कल का वेट कर लो, तुम्हें बिलीव हो जाएगा। फिर आगे जाकर वो एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वहाँ पे ग्रैंडपा ली जीहांग से पूछता है कि मिस्टर जीहांग, अगर हम इस ट्रैफिक में फंसे रह गए और ज़ॉम्बीज आ गए तो। जीहांग उसे टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि ज़ॉम्बीज इतनी जल्दी भी नहीं आने वाले। तभी एक गाड़ी स्पीड से आती है और उनकी गाड़ी के आगे आकर कट मारती है। जीहांग को इमरजेंसी ब्रेक मारने पड़ते हैं और वो अपनी गाड़ी आगे ले लेता है ताकि वो साइड वाली गाड़ी उनकी लेन में ना आ सके। और तभी वो गाड़ी वाला इंसान जीहांग को गालियां देने लगता है और उसकी गाड़ी पीछे करने को कहता है। ये देखकर ग्रैंडपा ली डर जाता है, पर जीहांग कहता है कि तुम डरो मत, अगर उसने बाहर आकर लड़ाई करने की कोशिश करी तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा।
फिर कुछ टाइम बाद ट्रैफिक ओवर हो जाता है और वो अपनी गाड़ी से जा ही रहे होते हैं कि पीछे से वही गाड़ी दोबारा आती है और उनमें कट मारती है। पर इस टाइम जी हंग पीछे नहीं हटता है और एक्सीलरेट करके उस गाड़ी को साइड कर देता है। उस गाड़ी में से वो इंसान बाहर निकलता है और पुलिस को फोन करता है। वो जी हंग की गाड़ी की ओर देखते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ तुम पंगा नहीं ले सकते। फिर वो तीनों आ जाते हैं जी हंग के बेस पे और जी हंग उनसे कहता है कि आज तुम जितना रेस्ट ले सकते हो ले लो, कल इससे भी खतरनाक होने वाला है। फिर हमें अगले दिन मॉर्निंग में जी हंग और शांशा को दिखाया जाता है और जी हंग शांशा से अपना फोर्ट्रेस देखने के लिए कहता है। आगे जी हंग उन्हें अपना फोर्ट्रेस दिखाते हुए कहता है कि याद रखना, हम तीनों के सिवा कोई और इस फोर्ट्रेस में अलाउड नहीं है। शांशा कहती है कि अगर हमें कोई सर्वाइवर मिले तो हम उन्हें जाने देंगे। इसके रिप्लाई में जी हंग उसे कुछ नहीं कहता और अपने साथ आने के लिए कहता है। और कुछ टाइम बाद जी हंग शांशा के क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि हमें नहीं पता कि एपोकलिप्स में लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। हो सकता है कि कुछ सर्वाइवर्स आए और वो हमें मारकर हमारे फोर्ट्रेस पर कब्जा कर ले। इसलिए अगर कोई सर्वाइवर आता है और उस टाइम मैं फोर्ट्रेस में नहीं हूँ तो वो इस जोन में रह सकते हैं जहाँ पे उनको टेम्पररी शेल्टर मिल जाएगा। ये कहकर जी हंग उन्हें अपने फूड स्टोरेज में ले जाता है और एक बार उनके ऑनेस्टी चेक करने का सोचता है। इसलिए वो अपनी एबिलिटी माइंड साई यूज करता है और वो दोनों ही ऑनेस्ट निकलते हैं। जहाँ पे जो ग्रीन साइन होता है वो कुछ ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, इसलिए जी हंग सोचता है कि क्या ये ट्रस्ट का साइन है, ये पहली बार आया है। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि ये ग्रीन मार्क तो पहले भी आया था, तो पहले जो मार्क आया था उसमें स्माइल कम कर रहा था, बट इसमें कुछ ज्यादा हो रही है। फिर जी हंग उन्हें वेपन्स दिखाता है और कहता है कि तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ तुम्हारे पास ही रहे, अगर किसी और के हाथ लग गए तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। फिर जी हंग को एक नया सिस्टम टास्क मिलता है जिसमें उसे अपने पास टाइप के फ्रेंड जांगची को बचाना होता है और उसके रिवॉर्ड में उसे 20 पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। सिस्टम टास्क देख के जी हंग कहता है कि वैसे भी मैं उन्हें बचाने के लिए जाने ही वाला था। फिर जी हंग वहां से भागते हुए कहता है कि जो भी मैंने कहा अच्छे से याद रखना और किसी को अंदर मत आने देना। वो गाड़ी लेके जांगची को बचाने के लिए चला जाता है और वो एक बार में जाता है जहाँ पे हमें जांगची दिखाया जाता है और वो पार्टी कर रहा होता है और वो वॉशरूम में एक लड़के से टकरा जाता है। जांगची उसे सॉरी भी कह देता है पर उसके साथ वाला लड़का जांगची को लात मारता है। ये देखकर जांगची के साथ वाला लड़का उस पर चिल्लाने लगता है और वो लड़का उसे भी उठा लेता है। साइड में खड़ा वेटर उन्हें देखता है और उन्हें छुड़वाने के लिए आगे आता है, पर वो लड़का उल्टा उस वेटर को ही पकड़ता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है। वेटर जांगची और उसके फ्रेंड को जाने के लिए कहता है और वो वहां से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों भागते भागते पार्टी हॉल में एंटर करते हैं और वहाँ पे जांगची और दूसरा फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों आ रहे हो, क्या तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता वुत्ता पड़ गया क्या? जांगची का फ्रेंड उसे सब कुछ बताता है और वो ये सुनकर कहता है कि क्या तुम्हारी लड़ाई हो गई और तुमने उस गुंडे को कुछ नहीं कहा? हमारी मैकेनिकल इंजीनियर की क्लास इतनी कमजोर कब से हो गई? रुको, मैं अभी एक कॉल करता हूँ और हमारे डिपार्टमेंट के सभी लड़कों को बुलाता हूँ। पर जांगची उसे शांत होने के लिए कहता है और पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलता है। पर तभी वो गुंडा कुछ लड़कों को लेकर उनके पार्टी हॉल में फाइट करने के लिए आ जाता है। उनके पास हथियार वगैरह होते हैं जिन्हें देखकर वो उनसे फाइट बैक नहीं करते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। हमें वेटर दिखाया जाता है जिसकी हालत भी उन्होंने बहुत खराब कर रही होती है। वैसे एक स्पॉइलर दूं, ये वेटर ज़ॉम्बी बन जाएगा। जांगची का फ्रेंड्स उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे एक कॉल करने दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली फाइट क्या होती है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे कॉल करने दो? वो गुंडा उसे एक बोतल मारता है और कहता है कि तुम्हें बोलने की परमिशन किसने दी? और तभी उस बार के बाहर जी हंग आ जाता है। जी हंग अंदर जाने लगता है और शैंग शॉन्ग जो कि अब तक बेहोश था वो उठ जाता है और तभी उस गुंडे पर अटैक कर देता है और उसके सिर पे एक बार और बोतल फोड़ देता है। शैंग शॉन्ग नीचे गिर जाता है और ये देखकर जांगची और उसका पहले वाला फ्रेंड उस गुंडे पर अटैक कर देते हैं, पर उनका जो तीसरा फ्रेंड होता है वो उनका साथ नहीं देता और वो डरकर एक साइड में बैठ जाता है। जांगची और उन गुंडों की फाइट चल ही रही होती है कि जो वेटर होता है वो ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टॉक्सिक गैस एनवायरनमेंट में फैली हुई है वो कमजोर लोगों पे ज्यादा इफेक्ट करती है। फिर वो उन पर अटैक कर देता है और वो गुंडे के एक साथी को बाइट कर लेता है। ज़ॉम्बी की बाइट के कारण वो चिल्लाने लगता है और जब उसका साथी उसे छुड़वाने के लिए आगे आता है तो वो ज़ॉम्बी उसके हाथ पे ही बाइट कर लेता है। फिर उस ज़ॉम्बी की नेक पर एक हाथ आता है और अगले पैनल में वो ऊपर उठ जाता है और ये हाथ वाला इंसान और कोई नहीं जी हंग ही होता है। क्या मस्त एंट्री मारी है यार जी हंग ने। जी हंग उसका सिर पकड़ता है और दीवार में मार देता है और सबको रुकने के लिए कहता है। जी हंग को देखकर पास में खड़ा गुंडा सोचता है कि ये लड़का क्या है, हम दो जने मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए और इसने अकेले ने उसे रोक दिया और वो भी सिर्फ एक हाथ से। फिर वो गुंडा जी हंग से पूछता है कि तुम कौन हो? जी हंग उसकी बात को इग्नोर करता है और जांगची से पूछता है कि क्या इसने तुम्हें बाइट तो नहीं किया ना? जांगची कहता है कि नहीं और जी हंग ये सुनकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है।
पर पीछे से वो गुंडा जांगची को रोक लेता है और कहता है कि रुको, हमारे बीच अभी चीजें सेटल नहीं हुई हैं। तभी साइड में खड़े इंसान का सिर चकराने लगता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके कंधे पे ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया होता है, जिसके कारण उसकी नेक पे ज़ॉम्बी बनने के भी कुछ इफेक्ट्स आने लगते हैं। ये देखकर जिहांग उससे पूछता है कि क्या इसने तुम्हें बाइट कर लिया था। वो कहता है कि हाँ। उसे देखते हुए जिहांग सोचता है कि ज़ॉम्बी ने इसे इसके ब्रेन के काफी क्लोज बाइट किया है। इसे देखकर मुझे लगता है कि ये जल्द ही ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाएगा। फिर जिहांग आगे बढ़ता है और उसके हाथ में जो वेटर होता है वो उसे बाहर फेंक देता है। जिहांग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अभी तक ज़ॉम्बीज को डोर नहीं ओपन करने आते। जिहांग उसे बाहर फेंककर जांगची की ओर देखता है और कहता है कि जांगची, बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें तंग कौन कर रहा है। जांगची ये देखकर कुछ समझता नहीं है और पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। और तभी उनमें से एक गुंडा जिहांग पर अटैक करता है, पर वो क्या करे, वो जिहांग को टच तक नहीं कर पाता और जिहांग उसे पेल देता है। और दूसरा भी खुद को ज्यादा ही महारथी समझ रहा होता है, इसलिए वो जिहांग पर अटैक कर देता है, पर वो भी एक अच्छा सा गुस्सा खा के सो जाता है। फिर जिहांग जांगची को अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के लिए कहता है और उनके साथ वो गुंडा भी जाने लगता है, पर जिहांग उसके आगे आकर उसे धक्का देता है और गेट बंद कर लेता है। वो गेट खोलने के लिए चिल्लाता है, पर जिहांग गेट नहीं खोलता और पीछे से उसी का ही साथी, जो कि अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है, उस पे अटैक कर देता है। आवाज से पता चल जाता है कि उनकी अच्छी सी सुताई हो रही होती है। होटल मैनेजमेंट टीम की तरफ से एक बंदा जिहांग को गेट खोलने के लिए कहता है, पर जिहांग कहता है कि ना तो इस डोर को मैं खोलूंगा और ना ही तुम खोलोगे, क्योंकि इसके अंदर रेबीज फ्लू के पेशेंट है, इसलिए तुम पहले हॉस्पिटल में कॉल करो और एम्बुलेंस आने के बाद ही गेट खोलना। वो बंदा कुछ समझता नहीं है और कहता है कि रेबीज फ्लू वो क्या होता है, पर जिहांग उस पे चिल्लाता है और कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। फिर वो डोर को लॉक कर देता है और जिहांग और उसके फ्रेंड्स वहाँ से जाने लगते हैं। उस बंदे के पास एक और बंदा आता है और उससे पूछता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। वो उसे रेबीज फ्लू के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या तुमने उसके बारे में सुना है। वो कहता है कि हाँ, और क्या सच में अंतर रेबीज फ्लू के पेशेंट है, हमें जल्दी जाकर फुटेज चेक करनी चाहिए। जब वो फुटेज चेक करते हैं तो उनके चेहरे का हाल कुछ इस प्रकार होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है वो दिखाई नहीं जा सकता, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिहांग और उसके फ्रेंड्स जिहांग की गाड़ी पे आ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। कार में जांगची जिहांग को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और जिहांग उन्हें अपना नाम बताता है और उसके बाद झूठ बोलता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया गया था, सिर्फ इसीलिए ही मैंने तुम्हें बचाया है और तुम एम्प्लॉयर का नाम नहीं जान सकते। पीछे बैठा जांगची का फ्रेंड जिहांग से पूछता है कि ब्रदर, जो आपने रेबीज फ्लू कहा क्या वो रियल है? इंटरनेट पे इसके बारे में काफी चीजें चल रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये रियल है। इसके रिप्लाई में जिहांग उसे एक बहुत लॉजिकल और शॉर्ट आंसर देता है, क्या तुमने अभी अभी जो देखा वो इल्यूजन था? आगे वो जिहांग से पूछता है कि अच्छा, तो रेबीज फ्लू रियल है, क्या इसके लिए कोई मेडिसिन है? जिहांग कहता है कि नहीं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है और ये चीजें अब खराब ही होने वाली हैं, पूरा वर्ल्ड एपोकलिप्स से तब्दील होने ही वाला है। तभी वो उनकी गाड़ी के साइड में एक ज़ॉम्बी देखते हैं जो कि एक इंसान पर अटैक कर रहा होता है। जिहांग उसे देखकर उन्हें बताता है कि अगर हम अपनी सिचुएशन देखें तो ज्यादातर लोग नॉर्मली रह रहे हैं और कुछ जगह पर ही ज़ॉम्बीज फैले हैं, पर जल्द ही सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और ये दुनिया लिविंग हेल बन जाएगी, और इस नरक में मैं ही होऊंगा जो तुम्हें बचा सकूंगा, इसलिए जो भी मैं कहूँ उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना। इसके रिप्लाई में वो तीनों कहते हैं कि यस सर, और इसी के साथ ही जिहांग का टास्क भी कंप्लीट हो जाता है और उसके रिवॉर्ड में जिहांग को 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर जिहांग स्टोर खोल के देखता है तो उसे एपोकलिप्स फार्मर सप्लाई बॉक्स नोटिस होता है, क्योंकि स्टोर रिफ्रेश होने के बाद भी ये बॉक्स वहाँ से नहीं हटता है। जिहांग उन तीनों बॉक्स को देख के सोचता है कि ये बॉक्स काफी चीप भी हैं और काम भी आ सकते हैं, इसलिए मैं फोर्ट्रेस जाके इन तीनों को रिडीम कर लूंगा। आगे जिहांग उन तीनों को देखते हुए सोचता है कि पर अभी एक और दिक्कत है। पास्ट लाइफ में जांगची ने मुझे बताया था कि उसके ब्रदर ने उसे बिट्रे कर दिया था। उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, पर उसने उनका भरोसा तोड़ा और उनकी पूरी फैमिली मारी गई। जिसने अपनी पूरी फैमिली को मरवा दिया वो कौन हो सकता है? ढूंढना काफी हार्ड रहेगा, बट ढूंढ लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है कुईजिन पे, जो कि ली से सप्लाईज मंगवाने के लिए कह रही होती है, और तभी वो चिल्लाती है क्योंकि उसका कोई डोर नॉक कर देता है। वो कॉल कट करती है और बाहर देखते कि उसकी बहन ही है, इसलिए वो गेट ओपन कर देती है। वो उसे बताती है कि ग्रैंडपा ल्यू भी रेबीज फ्लू का शिकार हो गए हैं और अभी अभी एक पुलिस कार के साथ साथ एक एम्बुलेंस उन्हें लेके गई है। कुईजिन कहती है कि इसलिए बाहर का माहौल इतना खराब हो रखा है, ये सब इस रेबीज फ्लू के कारण ही हो रहा है।
आगे उसकी बहन उससे सप्लाईज के बारे में पूछती है, पर वो कहती है कि ली ने अभी तक तो सप्लाईज डिलीवर नहीं करवाई हैं, पर वो जल्दी ही करवा देगा। उसकी बहन उससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ली खुद से कुछ अरेंज नहीं कर पा रहा है तो उसे कहो कि जी हाँ के पास काफी बड़ा स्टॉक है सप्लाईज का, तुम उससे जाकर ले सकते हो, जो कि अगर हमारे हाथ लग जाए तो हमारा काफी टाइम का काम चल जाएगा। कुईजिंग उससे पूछती है कि पर तुम्हें कैसे पता। इसके रिप्लाई में वो कह दिया कि मेरे पास मेरे तरीके हैं चीजें ढूंढने के। कुईजिंग जियांग के बारे में सोचती है और कहती है कि पता नहीं कैसे, पर मुझे लगता है कि इसे पहले से ही रेबीज फ्लू के बारे में पता था। कुईजिंग की बहन उससे कहती है कि अब बकवास करना बंद करो और ली को फोन करके ये इन्फॉर्मेशन दो, बदले में हम उससे सप्लाईज का एक बड़ा कट ले सकते हैं। जियांग, जांगची और उसके तीनों भाई जियांग के फोर्ट्रेस में आ जाते हैं। जांगची आसपास की बिल्डिंग्स को देखता है और कहता है कि अरे अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे तो ये जगह बिल्कुल फोर्ट्रेस लग रही है वे। जियांग उसे कहता है कि मुझे लगा ही था, सबका पहला रिएक्शन यही होता है। फिर वहाँ पे ग्रैंडपा ली और शाशा भी आ जाते हैं। वो जियांग से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जियांग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं मिलवाता हूँ तुम्हें हमारे नए मेंबर से। ये है जांगची और ये तीनों हैं उसके फ्रेंड्स। शाशा उन्हें वेलकम कहती है और जी हाँ ग्रैंडपाली से कहता है कि ग्रैंडपाली क्या तुम इन सबको हमारे ये फोर्ट्रेस दिखाने के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशन समझा सकते हो। ग्रैंडपाली कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। पर तभी जांगची का एक फ्रेंड उन्हें इंटरप्ट करता है और कहता है कि क्या तुम हमें कुछ वेपन्स दे सकते हो ताकि हम भी डिफेंड कर पाए इस प्लेस को। ये सुनकर जियांग उसे एक सस्पिशियस नजर से देखता है और जांगची का दूसरा फ्रेंड उसे कहता है कि ओए तुम इतनी जल्दी वेपन्स मत मांगो, हमें पहले उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। जियांग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो और तुम्हें कुछ दिनों में वेपन्स मिल जाएंगे, पर उससे पहले जो बंदा इंजर्ड है उसे हमें ट्रीटमेंट दिलवाना होगा। ये कहकर वो ग्रैंडपली को उसे इन्फirmary हॉल में ले जाने के लिए कहता है। बाय द वे इन्फirmary वो होता है जिसमें बीमार या घायल लोगों को रखा जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों जने साथ में होते हैं और वहाँ पे यिमिंग इस मोटू से पूछता है कि अरे ओए तुमने मुझे पहले रोका क्यों था, अगर तुम मुझे ना रोकते तो हमें शायद वेपन्स मिल जाते। हमारी करंट सिचुएशन बहुत खराब है, अगर हम सही से देखें तो हम प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं और हम एक प्रिजनर की तरह यहाँ पे बंद हो चुके हैं। मोटू से कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम शायद चीजों को गलत समझ रही हो। आगे यिमिंग जांगची से कहता है कि हम उस पर ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकते, ना तो हमें उसका बैकग्राउंड पता है और ना ही हमें ये पता है कि उसने हमें बचाया क्यों। जांगची कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, उसने कहा था कि उसे हायर किया गया है हमें बचाने के लिए। यिमिंग कहता है कि उसे हमें बचाने के लिए हायर क्यों किया जाएगा, ना ही हम उसे जानते हैं और क्या पता वो हमें जानता है या नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और उसने चोंगे को जिस इन्फर्मरी में भेजा है वो तो एक प्रिजन से भी सिक्योर है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो उसके ऑर्गन्स निकाल के बेच दे, इसीलिए हमें उसके अगेंस्ट कुछ करने की जरूरत है। फिर मोटू कहता है कि पर अगर हम गलत हुए क्या ये उसे धोखा देना नहीं होगा, चाहे ये सही हो या गलत। इससे पहले कि दुनिया हमें गलत प्रूव करे, हमें दुनिया को गलत प्रूव करना चाहिए। इसलिए हर एक कंडीशन में हमें ये फोर्ट्रेस तो सीज करना ही पड़ेगा। और जियांग के सिवा यहाँ पे एक बुढ़ा और जवान लड़की भी है। जब जियांग बाहर होगा तो हम उन दोनों को कुछ भी कर सकते हैं। और उस गर्ल की कमरिया भी काफी पतली है, तुम समझ रहे हो ना। वैसे एक बात सुन लो, ये लास्ट वाली लाइन भी उसने कही है, कहीं तुम मेरे चरित्र पे उंगली उठाने लग जाओ, चाहो तो ये रहा प्रूफ। नाउ बैक टू एपिसोड। यिमिंग के ये कहते ही वहाँ का एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है और वो दोनों यिमिंग को देखने लगते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसके बाद यिमिंग कहता है कि हे रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम इसे सीरियस क्यों ले रहे हो। वैसे वो ये झूठ बोलता है। ये सुनकर उन दोनों के सांस में सांस आती है और वो कहते हैं कि हर्ष तुमने तो हमें डरा ही दिया था, और वैसे अगर उसे हमारे ऑर्गन्स लेने ही होते तो हमें यहाँ लाते ही ले सकता था, आफ्टर ऑल उसके पास गन्स जो हैं। फिर मोटू और जांगची वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से यिमिंग सोचता है कि तुम दोनों बहुत भोले हो, इस दुनिया में चीजें ऐसे नहीं होती जैसे तुम सोचते हो, जब मैं सफल हो जाऊंगा तो तुम दोनों को अपने चेले बनाकर रखूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जियांग पे और उसके पास ग्रैंडपाली आकर कहता है कि जैसा तुमने कहा सभी विंडोज और डोर्स लॉक कर दिए गए हैं। ये सुनकर जियांग स्माइल करते हुए उनको कहता है कि और तुम दोनों को अब रेस्ट करना चाहिए, हमें नहीं पता कि कल को हमारे दरवाजे पे कौन सी मुसीबतें खड़ी होंगी। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर जियांग उन्हें रोकता है और कहता है कि शैंगसोंग को छोड़कर जांगची के दूसरे क्लासमेट पर नजर रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें से कोई हमें धोखा दे सकता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग उन तीनों बॉक्स को रिडीम कर लेता है और उनमें से ये मटेरियल्स निकलते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फोर्ट्रेस के बाहर 3 गाड़ियाँ आती हैं और उनमें से कुछ गुंडे निकलते हैं।
वैसे ये सब वो गाड़ी वाला इंसान कर रहा है जिसके साथ जीहांग की रोड रेज हो गई थी। वो सब गेट को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं पर उस पे खरोच तक नहीं आती, इसलिए वो कॉकटेल्स की बोतलें निकालते हैं और फोर्ट्रेस के अंदर मारने लगते हैं। फोर्ट्रेस में आग लग जाती है और ये देखकर शांशा, जांगची और बाकी सब लोग आग बुझाने के लिए आते हैं। शांशा कहती है कि ब्रदर शायोंग सही थे, अभी तो एपोक्लिप्स चालू भी नहीं हुआ और मुसीबतें आने भी लग गई हैं। और पीछे से ग्रैंडपा ली और जीहांग गन्स लेके आगे आते हैं। वो दोनों वॉच टावर पे चढ़ जाते हैं और ग्रैंडपा ली कहता है कि ये आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है और ये कार भी। हाँ याद आया, ये वही इंसान है जिसके साथ हमारी हाईवे पे लड़ाई हो गई थी। वो जीहांग को देखता है और कहता है कि ए तुझे नीचे आ, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। पर उसकी बात का जीहांग पे जरा सा भी असर नहीं होता और वो कहता है कि तेरे पास 5 मिनट्स हैं, तेरे इन सब चमचों को लेकर यहाँ से चला जा। वो सब लोग जीहांग पर चिल्लाने लगते हैं और तभी जीहांग पर एक न्यू टास्क आता है। उस टास्क में जीहांग को उन सबको मारना होता है और उसके रिवॉर्ड्स में उसको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर ग्रैंडपा ली जीहांग से पूछता है कि जीहांग अब हम क्या करें, क्या हम वार्निंग देने के लिए कुछ हवा में गोलियां चलाएं? जीहांग कहता है कि वार्निंग देने के लिए हवा में गोलियां, मजाक मत करो। इन लोगों को दूसरे लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं है, अगर हम इन्हें जिंदा रखेंगे तो एपोक्लिप्स में ये हमारे लिए दिक्कत ही करेंगे। ये कहकर वो एक गोली चलाता है जो कि उसके कंधे पे लग जाती है। जीहांग कहता है कि मैंने मिस कर दिया, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से शूटिंग नहीं करी है इसीलिए मेरे स्किल्स खराब हो गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, आज मेरे स्किल्स वापस आ जाएंगे। वो उनके पास गन देखकर वहां से भागने लगते हैं पर जीहांग उन्हें भागने नहीं देता और उनका कुछ ऐसा हाल करता है। जीहांग गोलियां चला ही रहा होता है कि उसे देखकर ग्रैंडपा ली सोचता है कि इतने अच्छे शूटिंग स्किल्स ये तो मेरे तब थे जब मैं सर्विस में था, यानी कि जब ये आर्मी में था। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जीहांग उन सबको मारने के बाद ग्रैंडपा ली से कहता है कि जांगची और बाकी लोगों को कह दो कि ये सब चीजें साफ कर दें। पर तभी जीहांग सोचता है कि क्या होगा कि अगर हम इन्हें ऐसे ही पड़े रहने दें और ज़ॉम्बीज में तब्दील होने दें। इन ज़ॉम्बीज को मारकर जांगची और बाकी लोगों के शूटिंग स्किल्स भी इंक्रीज होंगे। फिर वो ग्रैंडपा ली को ये करने से मना कर देता है और एक दिक्कत खत्म होती है कि दूसरी दिक्कत आ जाती है, यानी कि ली, कुईजिंग और उसकी बहन फोर्ट्रेस की तरफ आ रहे होते हैं। वो फोर्ट्रेस के आगे आगे रुक जाते हैं और कुईजिंग बाहर निकलती है पर उसकी बहन बाहर नहीं आ रही होती है, इसलिए वो उसे खींचने लगती है। फाइनली वो दोनों आगे चले जाते हैं और ली फोन पे बात करने लग जाता है और वो फोन पे इन लोगों से बात कर रहा होता है। जब कुईजिंग और उसकी बहन आगे जाते हैं तो वो लाशों को देखकर डर जाते हैं। उन्हें देखकर वो कहते हैं कि इनके खून से लग रहा है कि ये काफी टाइम से मरे हुए हैं, क्या जीहांग भी मर चुका है? अगर ऐसा हो गया है तो हमें फोर्ट्रेस में जाकर चीजें ले लेनी चाहिए। पर तभी एक इंसान अपना फेस ऊपर करता है जो कि अब ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका है। फिर वो दोनों गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खोल पाते हैं और तभी ऊपर से उन्हें शांशा आवाज लगाती है और कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुईजिंग कहती है कि मैं जीहांग की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर शांशा जीहांग को बुलाने के लिए जाने लगती है और पीछे से कुईजिंग कहती है कि अब समझ आया कि जीहांग का इतना एटीट्यूड चेंज कैसे हो गया, ये सब ये लड़की ही करवा रही है। उसकी बहन उससे कहती है कि तुम ये नाराजगी अपने चेहरे पे मत रखो, जीहांग ये देखकर हम पे शक कर सकता है और वैसे उस लड़की के पास क्रॉसबो था, क्या तुम्हें लगता है ली इसे हैंडल कर पाएगा? कुईजिंग कहती है कि रिलैक्स, वो कुछ गन्स लाया है और वो हैंडल कर लेगा। और तभी जीहांग वहाँ पे आता है और कहता है कि ओए तुम दोनों, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? माइंड सा यूज करके जीहांग को पता चल जाता है कि वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। कुईजिंग की बहन कहती है कि बाहर चीजें थोड़ी खराब चल रही थी, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी और हम तुम्हें देखने के लिए आ गए। जीहांग कहता है कि चिंता हो रही थी, अगर मैं सही अंदाजा लगाऊं तो वो ली यहीं कहीं है और मुझे सच सच बता दो कि तुम कितने आदमी लेके आए हो। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं और सोचती हैं कि इसे कैसे पता, और तभी जीहांग उन पे फायरिंग कर देता है। कुईजिंग चिल्लाते हैं कि जीहांग क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे पर गोलियां चला रहे हो? और तभी पीछे से कुछ आवाज आती है और जब वो पीछे देखते हैं तो वहां पे ज़ॉम्बीज होते हैं। वो दोनों डर जाती हैं और कहती हैं कि रेबिस फ्लू, क्या ये रेबिस फ्लू के पेशेंट है? और जीहांग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उनके हाथों से मरो। ज़ॉम्बीज उन दोनों पे अटैक कर देते हैं और वो वहां से भागने लगती हैं। ली उनको दूर से देख लेता है और अपनी गाड़ी घुमाने के लिए कहता है और वो वहां से भाग जाता है। पीछे से कोई जीव उसकी बहन को गिरा देती है और खुद आगे भाग जाती है एंड उसकी बहन को ज़ॉम्बीज देख लो यार। और इसी के साथ जीहांग का मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसे 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं।
एंड उसे नया मिशन भी मिल जाता है जिसमें उसे बाहर के ज़ॉम्बीज वगैरह साफ करने होते हैं। शांशा उन्हें ज़ॉम्बीज बने हुए देख के थोड़ा डर जाती है और जीहंग को कहती है कि वो सभी अभी अभी ज़ॉम्बीज बन गए। जीहंग उसे कहता है कि ये तो बस एपोकलिप्स की बिगिनिंग है, अब मरे हुए और कमज़ोर लोग ज़ॉम्बीज में तब्दील होने लगेंगे, इसलिए तुम्हें वेल न्यूट्रिएंट फूड खाते रहना चाहिए ताकि तुम स्ट्रांग रहो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो रखे होते हैं। जीहांग कहता है कि अगले 2 दिनों तक जितना हो सके तुम्हें अंदर ही रहना है और खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं। तुम्हें धीरे धीरे अपनी बॉडी को टॉक्सिक गैस झेलने के लायक बनाना है ताकि तुम ज़ॉम्बी में तब्दील ना हो। जांगची कहता है कि पर शॉन्ग का क्या होगा। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है जी पे। उसके घर के आसपास ज़ॉम्बीज फैल चुके होते हैं। वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ घर में ही बैठा होता है। वो कहता है कि मैं वेयर हाउस से कुछ सप्लाईज लेने के लिए जा रहा हूँ और तब तक तुम दोनों यहीं रुकना। ऐसा कहकर वो जाने लगता है पर तभी कोई डोर नॉक करता है। डोर पे और कोई नहीं यांग टाओ ही होता है और वो जी को आवाज देता है, इसलिए वो गेट खोल देता है। पर उसके गेट खोलते ही जी उसे लात मारता है और नीचे गिरा देता है। फिर कुछ लोग आगे उसे पकड़ लेते हैं और जी चिल्लाने लगता है कि यांग टाओ तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट किया था और तुम ये कर रहे हो। यांग टाओ कहता है कि अच्छे से ट्रीट किया, तुम तो मुझे अपना चेला मानते थे। जी कहता है कि अच्छा तो ये बात है, क्या तुम मेरे बिना अपना घर खरीद पाते। यांग टाओ कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी वजह से अपना घर खरीदा, पर जितने टाइम में मैंने एक घर खरीदने के पैसे बनाए उतने टाइम में तुमने कई घर खरीदने के पैसे बना लिए। और तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, तुमने ये सब कुछ अपने ही फायदे के लिए किया था। अब बहुत बातें हो गई, मुझे जल्दी से अपने वेयर हाउस की चाबी दो। पर जी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ पे लेटा रहता है। इसलिए यांग टाओ उसकी वाइफ के बाल पकड़ लेता है और वो बच्चे को भी नहीं बख्शता। जी चिल्लाता है कि अगर तुम मर्द हो तो मुझसे लड़ो, तुम बच्चे और लड़के पर हाथ क्या उठा रहे हो। यांग टाओ हंसता है और कहता है कि तुम इनके बारे में चिंता मत करो, जितनी देर तक तुम हमारा साथ दोगे ये सब सेफ रहेंगे। अब तुम हमें तुम्हारे वेयर हाउस का एड्रेस बताओ। जब वो वेयर हाउस में जाते हैं तो यांग टाओ कहता है कि बस ये सभी बचा है। जी कहता है कि वो तुम ही थे ना जिसने उस बड़े क्लाइंट को ढूंढा था। ये सुनकर यांग टाओ सोचता है और कहता है कि अगर हम जी हंग से सप्लाईज ले लें तो हमारी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। इसके रिप्लाई में जी कहता है कि मैं तुम्हें उससे दूर रहने की एडवाइस दूंगा, क्योंकि जब मैं गुड्स डिलीवर कर रहा था तो मैंने उसके पास गन्स देखी थी। यांग टाओ कहता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम्हारी दिक्कत है। जी कुछ समझता नहीं है और उससे पूछता है कि कैसे। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे जी हंग की सारी सप्लाईज ला दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ और बच्चा दे दूंगा, बोलो मंजूर है। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है एंड सीन शिफ्ट हो जाता है। जीहांग जांगची और बाकी सभी शोंग के पास होते हैं जो कि चिल्ला रहा होता है। उसे चिल्लाता देख यिमिंग कहता है कि इसे मार दो। जीहांग एक बार दोबारा उसे सस्पिशियस भरी नजर से देखता है और जांगची कहता है कि तुमने क्या कहा, इसे मार दो। यिमिंग कहता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है, इससे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, अगर ये यहाँ से छूट गया तो हमें ही दिक्कत देगा। ये सुनकर मोटू चिल्लाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, वो हमारा भाई है। जीहांग कहता है कि हाँ यिमिंग सही कह रहा है, इसे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है जो इसे क्योर कर पाए। एंड ये कहकर वो एक चाकू निकालता है और यिमिंग के सामने रखकर कहता है कि लो तुम ही मार दो इसे। वो थोड़ा हिचकिचाता है पर जीहांग कहता है कि तुम्हें हमेशा से एक वेपन चाहिए था ना, ये लो तुम्हें मिल गया और अभी इसका अच्छे से यूज करो। पर तभी जांगची आकर उस चाकू को छीन लेता है और कहता है कि ब्रदर शायोंग, अगर शोंग मरेगा तो मेरे हाथों से। पर जीहांग उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो सकता है कि मैंने अभी तक जो भी कहा हो वो झूठ हो, अगर तुम रियली उसे मार देते तो तुम अब तक एक मर्डरर बन जाते। जांगची कहता है कि झूठ या सच मुझे वो कुछ नहीं पता, पर मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ एंड दैट्स ऑल। ये सुनकर जीहांग उसकी वफादारी के लिए खुश होता है और स्माइल देकर कहता है कि चलो मार दो। वो चाकू ऊपर करता है एंड जीहांग उसे पकड़ लेता है। जीहांग कहता है कि तुम सब लोग बाहर जाओ, इसकी सिचुएशन बाकी ज़ॉम्बीज से कुछ अलग है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जीहांग के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि रेयर म्यूटेटेड वेरिएंट डिस्कवर्ड, यानी कि शोंग बाकी ज़ॉम्बी से अलग है। एंड जब वो सब लोग वहां से बाहर चले जाते हैं तो जीहांग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि शेंग शोंग, यही नाम है ना तुम्हारा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है।
एंड फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जी अपनी गाड़ी में जियांग के फोर्ट्रेस के बाहर आ जाता है और उसकी गाड़ी ठुक जाती है। फिर जी गाड़ी से बाहर आता है और बाहर आते ही उस पे ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी उसे बाइट कर लेता है पर वो उससे खुद को छुड़वाता है और उसे एक स्टिक के जरिए मार देता है। फिर जी फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ने लगता है एंड हमें फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग वेपन्स लेके बाहर जा रहे होते हैं एंड उन्होंने सूट्स भी पहने होते हैं जो कि उन्हें ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 एंड होता है।